मेरी आवाज आ रही है जी। भाई? तो सभी को नमस्ते। जी मैं नमस्ते, सभी को संदीप नमस्ते। संदीप प्रकाश देवघर से। और मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय भैया का दे दूं, जो लोग पहले से उनसे परिचित नहीं हैं उनके लिए। सौरभ भैया, जैसा कि सबके पास सूचना पहुंच ही गई है, उसके पोस्टर में लिखा ही है कि कंप्यूटर से बीई किया इन्होंने, और 2011 से जो है वो के बाद उनका 2013 में परिचय हुआ विद्या से। और उन्होंने विद्या से के रास्ते मध्य दर्शन के आलोक में अपने जीने का अभ्यास जो है उसका निर्णय लिया है, अध्ययनरत हैं। पुणे में सांसवाड़ी में समाधान स्थली में वो रहते हैं। 10-11 लोगों के बीच में पूरा एक परिवार का स्वरूप, जिसमें उनकी श्रीमती जी हैं और एक बेटा आलोक भी है। तो वो आज हम लोग के बीच में सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इसके बारे में अपनी प्रस्तुति रखने जा रहे हैं, जिसमें जैसा कि नाम से ही लगता है कि एक इंसान जन्म लेता है और उसके बाद वो इमोशनल बीइंग है, ऐसा भी हम लोग इंसान को देखते हैं, और कैसे उस इमोशंस में चीज़ें जुड़ती जाती हैं और वो फिर परिवार के लिए और समाज में उसका प्रभाव आता है, वो समाज से प्रभावित होता है, और किन किन पहलुओं पर उसका असर जाता है, कैसे वो उसका जीने में और पूरे समाज में इसका विस्तार होता है। तो इन संबंध में हम सौरभ भैया से उनकी प्रस्तुति जानेंगे। बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई ये बात है। तो आइए, सौरभ भैया, आपका स्वागत है अपनी प्रस्तुति में। जी भैया, आवाज। अच्छा, आप बोल दीजिए। सौरभ भैया, आप शुरू कर सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ भैया, आप रेडी हैं? हाँ भैया, के परिचय में कुछ बातें और मैं जोड़ दूं कि ये समाधान स्थली में रहते हुए अध्ययनार्थी के रूप में सभी लोग हैं, और सभी लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग और गौ पालन, इस उत्पादन कार्य में हैं, और इसी से अपनी आजीविका देखते हैं, जिसमें वो 17 प्रोडक्ट्स के फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हैं, जो कि हमारी
जीवन में नियमितता में इस्तेमाल होता है। ऐसी 17 चीजों को उन्होंने चुना है जिसकी प्रोसेसिंग वो लोग मिलकर करते हैं। जो हमने दर्शन में अ, उत्पादन की बात सुनी है उसको श्रम पूर्वक अपनी सामान्य आकांक्षा के लिए चीजों को अ, देखना, उसके लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने प्रयास करना, तो वो पूरी दृष्टि यहाँ पर मध्य दर्शन के आलोक में उनके जीने में ऐसी सूचना उन्होंने दी है हमें। ये सोच के ही काफी उत्साहवर्धक लगता है कि जिस चीज को हम अक्षरों में किताबों में देख रहे हैं या सुन रहे हैं ऑडियो वीडियो में, उसको जीने के अभ्यास में भैया लोग और इनके पूरे साथ में जितने परिवारजन हैं वो कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। आ, इन इन व्यस्तताओं में चूंकि युवा हैं भैया और निश्चित रूप से श्रम जो है वो इनके हिस्से में ज्यादा होगा ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। तो भैया काफी व्यस्त रहते ही हैं। कंप्यूटर से डिग्री करने के बाद फिर उन्होंने कंप्यूटर फील्ड में कोई काम नहीं करके दर्शन को अपने जीने का अवलंबन बनाया है। ये काफी सोचने का मुद्दा लगता है हम सभी के लिए, प्रेरणा का विषय भी। तो भैया यदि आप तैयार हैं तो अपनी प्रस्तुति रख सकते हैं। मेरी आवाज यदि आ रही है आप। जी जी हाँ, उनसे मेरी बात हुई है। वो अभी प्रस्तुति देंगे। लैपटॉप के कुछ इशू आ गए। जी। हाँ, मेरी आ रही है भैया अभी? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। ठीक है। ठीक है। जो भी मेरी वजह से विलंब हुआ इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आ, जो जिस लैपटॉप से मैं हमेशा काम करता हूँ आज सडनली उसने वो सिस्टम जो है वो लिनक्स सिस्टम यूज कर थोड़ा जी दिक्कत दे रहा है। जी, कोई दिक्कत नहीं भैया। जी। आपके वो स्मरण में जितना आपने तैयारी में लगाया है उस आधार पर आप अपनी बात रखें। हम सभी उत्सुक हैं आपकी बात सुनने के लिए, जी। और ये कभी भी किसी के साथ हो जी। सकती है। जी जी। ठीक बात है। तो मेरा जो विषय है आज के प्रस्तुति का, सभी को नमस्ते। आज जो मेरा प्रस्तुति का विषय है वो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के रूप में है। और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को इस तरह जिस तरह से मैंने समझने का प्रयास किया है उसको एक्चुअली मैं स्लाइड बाय स्लाइड रखा था, लेकिन आपके सामने अभी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो मैं रख नहीं पाऊंगा।
वर्बली जितना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसको उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो अ, देखिए, पहला स्लाइड जो शुरुआत होता है, डिफाइनिंग सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ये विषय वस्तु क्या है? तो जो साइकोलॉजी के 7 एस्पेक्ट्स है, उसमें पर्टिकुलरली किस विषय के अंडर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आता है? तो सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो एक एस्पेक्ट है, उसके ब्रॉड कैटेगरी में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ये विषय आता है। तो अभी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को व्याख्यायित करने से पहले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जिन चीजों में वृद्धि होती है एक व्यक्ति के पूरे आयु काल में, जिन चीजों में वृद्धि होती है, उन चीजों का जो अभ्यास है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का विषय है। जैसे फिजिकल ग्रोथ होता है, कॉग्निटिव ग्रोथ होता है, इमोशनल और सोशल जो डेवलपमेंट होता है, तो आयु के साथ उसमें वृद्धि होनी चाहिए आइडियली। तो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का विषय है। अभी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिकली सोशल स्किल्स, इमोशनल अवेयरनेस, एम्पैथी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर फोकस करता है। तो सोशल स्किल्स में हम जिस तरीके से हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, हम व्यक्ति तो व्यक्ति जिस तरह से संवाद कर सकते हैं, कर पाते हैं, वो जो हमारे कॉन्फिडेंस का मुद्दा है, ये सोशल स्किल्स में आता है। इमोशनल अवेयरनेस, जो दर्शना दीदी का हमारा कंटिन्यूस सेशन हो रहा है, उसमें हम इमोशनल अवेयरनेस को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, समझ रहे हैं कि एक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ और सेल्फ के कंसेप्ट के साथ मुझ में जो इमोशंस हो रहे हैं, उसको सही तरीके से लेबल कर पाना, ये इमोशनल अवेयरनेस है। एम्पैथी जो है, एम्पैथी इज बेसिकली मैं खुद में अगर सॉर्टेड आउट हूँ, या मुझ में अगर वो कैपेसिटी है कि मैं इमोशनली अपने को डिफाइन कर पा रहा हूँ, पहचान पा रहा हूँ कि मुझ में क्या भाव बन रहा है और उसके मूल में क्या भाव है, जो 4 जोन्स में दीदी ने बताया है। तो उन सभी जोन्स के बेसिक जोन में अगर मैं उसको पहचान लेता हूँ, या जो लास्ट जोन है, रेड जोन है, उसमें भी पहचान पा रहा हूँ, तो ये मेरा इमेज है। उसके आधार पर मैं अन्य व्यक्ति के साथ रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उस व्यक्ति की भावनिकता में अभी क्या हलचल हो रही है। तो दिस इज द पावर ऑफ एम्पैथी। और फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि जिस आधार पे आप सामने वाले व्यक्ति के साथ जो भी संबंध है उसको पहचान पा रहे हैं, उसको निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे। तो इन 4 मुद्दों के आधार पर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं, या ये 4 मुद्दे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। संदीप भैया, बस मुझे एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। ओके। जी बिल्कुल। ओके जी। तो हाँ, तो जो अगला मुद्दा है कि हाउ डिड psychology identify the need to understand the social emotional development। जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का उदय जो हुआ, एक जरूरत को पहचाना गया कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को हमें समझना ही होगा। तो इसके पीछे का जो एक बैकग्राउंड है उसको हम समझेंगे। तो उसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इरा रहेगा। जी। पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ऑलमोस्ट इस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के आधार पर उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई, उसको हर एक देश ने अपनाया। स्पेसिफिकली बात करें तो यूरोप में उसको अपनाते हुए देखा गया। उसके बाद वेलफेयर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। जो पहले राजा महाराजाओं के हाथ में पूरे देश का जो एक ये चलता था, पूरा जो डिसीजन मेकिंग था एक व्यक्ति के हाथ में था, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देके उसको वेलफेयर स्टेट्स के रूप में बनाया गया। अब वेलफेयर स्टेट्स के बनने के पीछे एक कॉम्पिटिटिव भावना उनमें थी, 2 देशों के बीच में, या जो भी यूरोप में एक ग्रुप रहा देशों का जिन्होंने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपनाया। उन उन हर एक व्यक्ति में एक कंपटीशन वाला भाव था, जहां पे हर एक व्यक्ति, हर एक स्टेट
एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा था। तो उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो एफिशिएंट हो। तो पहले एफिशिएंसी पे फोकस देकर जब काम किया गया, तो उन्हें यह समझ में आया कि यंत्रवत हम लोगों को ट्रेनिंग तो दे देते हैं, लेकिन उनमें डिसीजन मेकिंग होने के लिए उनका जो इमोशनल पार्ट है उसको भी एड्रेस करना होता है। तो बेसिकली इस यहाँ पे मुद्दा यही है कि एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकली समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और एक व्यक्ति के बनने के पीछे उसका जो बचपन है ये बहुत क्रूशल होता है। ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप ये इवॉल्व हुआ, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने कहा एफिशिएंसी की आवश्यकता थी, उसको बहुत रिगरस ट्रेनिंग के रूप में देकर देखा गया। ऐसे ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पता चला कि लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन यंत्रवत कर लेते हैं, सही निर्णय नहीं हो पाता। सही डिसीजन मेकिंग के पीछे अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति के बचपन में उसको जिस तरह का वातावरण मिला वो महत्वपूर्ण रहता है, और उस बचपन के वातावरण में क्या चीज देना चाहिए इसको समझने जाते हैं। तो यहीं पे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्रूशल रोल प्ले करता है। दूसरा, अब ये पहचान लिया गया कि बच्चों का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के क्रम में बच्चे बहुत महत्वपूर्ण एसेट हैं। उन्हें जिस तरह से हम शेप अप करेंगे बचपन में, वही आगे चल के उनका व्यक्तित्व रहेगा। ये अगर उनको जब समझ में आया तो उन्होंने बच्चों को एसेट के रूप में माना, रिसोर्स के रूप में माना। तो उसके चलते चाइल्ड डेवलपमेंट का अ, मुद्दा उन्होंने बहुत पावरफुली उन्होंने उठा लिया उसको। फिर उसके लिए चाइल्ड लेबर लॉज आए, एजुकेशन रिफॉर्म्स आए, और उनमें ये जरूरत बनी कि बचपन में या बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं उसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, उसका जो एक ट्रेजेक्टरी है, उसका जो कोरिलेशन है, उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बहुत सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्चेस हुए। उसमें महत्वपूर्ण रिसर्चेस जो थे वो जीन पियाजे नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक एरिक्सन थे, जिन्होंने इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बनाया कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन बना के रखा, उनका बहुत नाम लिया जाता है साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। फिर अगला आया सोशल अवेयरनेस। तो जैसे मैं ये क्रम बता रहा हूँ कि पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा में जैसे जैसे इसको पहचाना गया कि हमें एफिशिएंट पर समझदार, यानी वाइज एंड एफिशिएंट, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, नॉट जस्ट ट्रेंड, हमें वाइज और एफिशिएंट लोगों का होना हमारे लिए आवश्यक है। तो उसमें फिर सोशल अवेयरनेस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगा। सोशल अवेयरनेस का तात्पर्य यह है कि अब अपार्ट फ्रॉम जिनकी ये आवश्यकता थी, उनके अलावा जो लोग अ, उस उन स्टेट्स के नागरिक थे, या सामान्य लोग जो थे, उनमें इन बातों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगा कि रियलाइज social awareness was more about the realization of how individuals develop from infancy through adolescence and into adulthood। ये आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते थे कि जो बचपन में जिन भी प्रभावों को हम स्वीकारते हैं, वही हमारे एडोलेसेंस में या युवावस्था में भी हम उसी को देख पाते हैं, और फिर उसका कॉन्क्रिटाइजेशन हो जाता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। उन्हीं उसी पर्सनालिटी को हम आगे कैरी करते हुए देखते हैं, और हमारे बुढ़ापे में हम उसी को दोहराते रहते हैं। ये अब क्लियर हो रहा था। तो इस बात को प्रमाण पुष्ट करने के लिए भी मल्टीपल रिसर्चेस हुए। उसमें से तीन चार जो महत्वपूर्ण रिसर्चेस है मैं बताता हूँ। एक पेरी प्री स्कूल प्रोजेक्ट था, ये 1960 से 2000 तक चला, जहाँ पे उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि अगर बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल को, ये जो पेरी प्री स्कूल है ना, तो उस पर्टिकुलर स्कूल को उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, और जो बच्चों को अ, सही सोशल इमोशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, और जहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया कि अगर इनके कंपैरिजन में
जिनको ये वातावरण नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को अगर देखा जाए तो ये पता चला कि जिन्होंने सही तरीके से अपने इमोशंस को डील करना सीखा, अ, अपने वातावरण में सही लोगों को पहचानना सीखा और उनके साथ एक एफिशिएंसी के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ उन्होंने जो उनका जो संवाद रहा या उनका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहा, प्री स्कूल की बात कर रहा हूँ, या वहां से थोड़ा आगे तक उन्होंने जो उसको सही ढंग से उसको डेवलप किया, ये लोग आगे चल के अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे। और सक्सेसफुल का जो उनका डेफिनेशन था वो भी उन्होंने डिफाइन किया कि अपने जिन्हीं क्षेत्र में उन्होंने काम किया, अच्छी लगन से ईमानदारी से काम किया, जो भी कठिनाइयां उनको आई तो उससे उन्होंने अपना रास्ता निकालने का एक उनका खुद का एप्टीट्यूड बन चुका था। तो ये भी हो सकता था कि उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाएं या क्रिमिनल बैकग्राउंड में चले जाएं। तो ये उन लोगों के साथ हुआ जिनको ये सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस तरह से नहीं मिला, जिन पर ये फोकस नहीं था। उन लोगों के कंपैरिजन में ये लोग हालातों को सही तरीके से आंक पाना और उससे मार्ग सॉल्यूशन निकाल पाना, समाधान निकाल पाना, इसमें ये लोग बेटर रहे। ये है पेरी प्री स्कूल प्रोजेक्ट। दूसरा रेजिलियंस इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तीसरा न्यूरो साइंस एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस बात को भी लेकर अच्छा रिसर्च हुआ कि हम जिन्हीं भावनाओं को अभी हम बात करते हैं उसको आइडेंटिफाई किया, उनका ब्रेन में किसी एक पर्टिकुलर भावना को लेकर उस ब्रेन में कहाँ किस पॉइंट पर इम्पैक्ट होता है स्थूल रूप में, वो पर्टिकुलर लोकेशन को उन्होंने ढूंढ के निकाला। जैसे ब्रेन के 3 स्तर होते हैं, प्राइमरी ब्रेन होता है, कॉर्टिकल ब्रेन होता है और नियो कॉर्टेक्स होता है। तो इन तीनों स्तर के ब्रेन में आने वाली भावना कहाँ पे लोकेट हो रही है, कहाँ पे प्लेस हो रही है, इसका बहुत बढ़िया स्टडी न्यूरो साइंस और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में किया गया। अब रिसर्चर्स, एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर्स को ये तो पता चल गया था कि ये जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी है इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाना आवश्यक है, एजुकेशनल करिकुलम बनाना आवश्यक है, जिसको लेकर हम सही स्टेजेस में बच्चों को सही कंटेंट के रूप में शिक्षा दे पाए। तो ये जो लर्निंग कर्व है या ये जो लर्निंग ट्रेजेक्टरी है, इसको उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ा। ठीक है। और फिर उसके चलते एजुकेशनल प्रैक्टिसेस भी आई। पेरेंटिंग और फैमिली डायनेमिक्स में जो बदलाव हुआ, क्योंकि पहले जो भी गांव छोड़कर लोग रूरल डेवलप रूरल बैकग्राउंड को छोड़कर लोगों ने अर्बनाइजेशन को अपनाया, शहरों में लोग आए, तो गांव का जो स्ट्रक्चर था वो तो पूरा 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, तो फैमिली का डायनेमिक चेंज हुआ। तो उसके चलते फिर जो बच्चे हुए उनका पेरेंटिंग का जो भी डायनेमिक्स था, पहले एक बच्चा बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था जो फैमिली मेंबर्स थे, उससे जाकर वो सिर्फ माता पिता या सिंगल केयर टेकर तक वो बात जाके पहुंच गई। तो उसकी वजह से प्रोमिनेंटली एक बच्चे पर जब फोकस बना तो उसको और अच्छे से, मतलब ये उसका एक साइड इफेक्ट भी है। अ, और उसका जो एक अच्छा अ, उसका जो एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि हर एक बंद हो जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा, इनको स्टार्ट होगा। मुस्कान त्यागी जी, आपका स्पीकर शुरू हो गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। तो उसका अगर सही इम्पैक्ट हम गेज करें तो यही हुआ कि बारीकी से हर एक चाइल्ड का डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखना क्रम प्राप्त हुआ, इनएविटेबल बना। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ राइज ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी इन बातों को देखना देखना शुरू हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं या उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बचपन में क्या हुआ था, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा, तो उसके तह तक जाने के लिए बचपन से उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को चेक करना, उसको समझना, ये एक नेसेसिटी बनी। ये भी इस सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा। आज की स्थिति में जो बुलिंग और साइबर बुलिंग के केसेस को हम देखते हैं, ये तो लेटेस्ट मुद्दा है। जैसे अ, भारत में इसका तो प्रमाण है ही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। लेकिन यही
बुलिंग का प्रॉब्लम हम बाहरी देशों में जो देखते हैं, अमेरिका में जो एक तो बुलिंग बहुत भयंकर प्रमाण में होता है, बहुत भयंकर तरीके से होता है, और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए बच्चे फिर जो मास शूटिंग होते हैं स्कूल्स में, तो उसका जो एक भीषण रूप अभी आज की स्थिति में देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी बच्चों को वो एक भावनिकता का जो पहचान होना, और उस भावनिकता के आधार पर सामाजिकता को एड्रेस कर पाना, इस बात की कमी हमें दिखती है, समझ में आती है। तो उसको लेकर भी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत क्रूशल है आज की स्थिति में। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जैसे अभी मैं कह रहा था कि एफिशिएंसी तो चाहिए, लेकिन उसके लिए सही इंटेलेक्ट वाइज होना, विजडम भी चाहिए। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए भी ये आवश्यक है। और फिर आज की स्थिति में जो ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी हो रहा है, पहले जो यूनिफॉर्मिटी थी, एक होमोजेनिटी थी कल्चर में, जिसके आधार पे एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाना बहुत आसान था। अभी तो बहुत सारा पॉपुलेशन, हम यहाँ इस देश से उधर देश जाते हैं, और अ, देश तो क्या, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में चले जाए तो भी बहुत सारा एक मतभेद बन जाता है। नॉट नेसेसरी कि इट विल एंड अप इन फाइटिंग, पर वो जो हम उनके अन्य व्यक्ति के साथ रिलेट नहीं कर पाते कल्चर के आधार पे, ये भी एक आज इशू है। तो जैसे इंटरस्टेट है, वैसे इंटरनेशनल भी है। तो इस सब बैकग्राउंड में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो अब हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट को दो भाग में कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, और फिर समझते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज बेसिकली, इट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस encompassing abilities such as recognizing and labeling emotions, empathizing with others, channelizing emotional responses, to have a social interaction with emotional sensitivity. So basically, जैसे मैंने इसके पहले भी एक बार वो मुद्दा क्लियर किया कि हमारा जो सोशल अवेयरनेस है, सॉरी, हमारा जो इमोशनल अवेयरनेस है, मुझ में जो भी भावनिकता का उदय हो रहा है, जो भी भावना मुझ में बन रही है, उसको मैं खुद से समझ पाना, उसको सही तरीके से लेबल कर पाना। हम एंजाइटी को फियर कह देते हैं, फियर को एंजाइटी कह देते हैं। सॉलिट्यूड जो है या अकेलापन है, वो क्या चीज है, ये हम लोकेट नहीं कर पाते। तो पहले तो भावनाओं को सही लेबल कर पाना, फिर उसके स्टेजेस को पहचान पाना, और उसके जो इटरेशंस है, वो जो बार बार भावनाएं आती हैं, तो वो लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होने से पहले उसके मूल मूल में ही, प्राइमरी स्टेज में ही उसको लोकेट कर पाना, ये एक बात। दूसरा, हाँ, तो ये ये पहला एबिलिटी है इमोशनल डेवलपमेंट में। दूसरा, टू बी एबल टू एम्पथाइज विद अदर्स। तो जैसा मैंने कहा, अगर मैं खुद की भावना ठीक से पहचान पा रहा हूँ, उसी आधार पे सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसके साथ मैं एम्पथाइज कर पा रहा हूँ, मैं उसकी भावना को सही तरीके से पकड़ पा रहा हूँ, उसको जोन वाइज डिवाइड कर पा रहा हूँ, और उसके आधार पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ठीक है, सामने वाला व्यक्ति किस मानसिकता से गुजर रहा है। चैनलाइजिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेस। अब अगर मेरा ये सामने वाले व्यक्ति का आकलन सही हुआ, तो अभी जो मेरा रिस्पॉन्स है, सामने वाला व्यक्ति अगर गुस्सा हो रहा है, तो मैं भी गुस्से के साथ अगर उत्तर देता हूँ, आंसर कर रहा हूँ, दैट वोंट बी एन अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। आई एम टॉकिंग इन जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट, मैं बहुत प्लेनली बात कर रहा हूँ। तो अगर उसकी भावना सही तरीके से, उसका इमोशन अगर सही तरीके से मैं पकड़ पा रहा हूँ, तो मैं अनअफेक्टेड रहकर उस समय जो सही उत्तर देना चाहिए, उसको मैं दे पा रहा हूँ। दिस इज सेकंड एबिलिटी, टू channelizing the proper emotional response and to have social interaction with emotional sensitivity. तो अब मैं इस बात का ध्यान रख पा रहा हूं कि मैं किसी के भावना को आहत न करते हुए भी एक हेल्दी डायलॉग, एक हेल्दी कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं। तो ये तीनों एबिलिटीज जो है, ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। तो social development refers to the process by which individuals learn and refine skills, behaviors, and attitudes necessary to effective interaction, communication, and cooperation with others in various social settings. तो जैसे अभी सोशल डेवलपमेंट ये ज्यादा निपुणता का भाग है, सॉरी, कुशलता का भाग है।
व्यवहार कुशलता का भाग। तो यहाँ पे हमें ये पता होना कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के स्थिति परिस्थिति का पता होना, लोगों के आयु का पता होना, आयु अनुसार हम उनको सही संबोधन से बात करना, सही औपचारिकता से बात करना, ये जो पूरा भाग है ये व्यवहार कुशलता में आता है। व्यवहार कुशलता में दर्शन से जोड़ के उसको कह रहा हूँ। सामान्य अर्थ में भी आप लेंगे तो ये कुशलता ही है। ये बात जैसे इमोशनल भाग जो है वो अंदर से जुड़ा हुआ भाग है। सोशल डेवलपमेंट का जो भाग है, ये कुछ भाग हम अ, व्यक्ति, शिक्षक हो, अन्य परिवारजन हो, इनसे हम उसको सीख पाते हैं कि सही तरीके से लोगों को एड्रेस कैसे कर पाना। ये ज्यादा औपचारिकता और प्रोटोकॉल वाला बात, ये बात इस प्रोटोकॉल वाली बात होती है। इसको सही तरीके से हम अगर एड्रेस कर पाते हैं तो ये हमारा सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है। अब इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में क्या कोरिलेशन है? अ, उसके पहले एक जो साइकोफिजियो स्ट्रक्चर ऑफ इमोशंस है उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैं पहले भी कहा अभी बात करते समय कि ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है। सबसे जो लोअर ब्रेन है उसको रेप्टालियन ब्रेन कहते हैं। और उसमें हमारे 4 से 9 जो पहले बेसिक इमोशंस होते हैं उनका होना उसमें पाया जाता है। जैसे एंगर है, फियर है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, क्यूरियोसिटी है, डिसगस्ट है। ये जो प्रिमिटिव इमोशंस है इनका प्रिमिटिव ब्रेन में होना पाया जाता है। उसके बाद जो बीच वाला लेयर है जिसे हम कॉर्टिकल ब्रेन कहते हैं, इट इज वो स्लाइटली डेवलप ज्यादा डेवलप्ड होता है रेप्टालियन ब्रेन से। और उसका एसोसिएशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन के साथ होता है। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव भावनाएं हैं, प्रिमिटिव इमोशंस है, इससे ये हायर इमोशंस है, ये बात स्पष्ट होती है। उसके साथ ये कॉर्टिकल ब्रेन एसोसिएटेड है। और इसी ब्रेन में, कॉर्टिकल ब्रेन में जो भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है या जो वेरियस अलग अलग जो ग्लैंड्स है, इन सबका प्लेसमेंट ये मिडिल ब्रेन में है और इनका सिक्रेशन यहीं से होता है। अब सबसे जो हाईली डेवलप्ड ब्रेन है उसे नियोकॉर्टिकल ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे जो हायर इमोशंस है, जैसे एम्पैथी है, कंपैशन है, रेजिलियंस है, अ, हमारा बने रहना है, एक सम्मान सम्मान वाला भाव है, या फिर जिसे हम प्रेम भाव कहते हैं लोगों के साथ, एक मास के साथ हमारा जो जुड़ाव है, या हाँ, जिसे बिलोंगिंगनेस हम कहते हैं बड़े स्केल पर या डीपर मीनिंग में, सूक्ष्मता में। ये सब जो सूक्ष्म वाले भाव है ये हाईली डेवलप्ड ब्रेन जो है, नियोकॉर्टिकल ब्रेन है, उसमें स्थित रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। ठीक है। अब एक बहुत मजे वाली बात यह है इसमें कि जब एक ब्रेन एक्टिव रहता है, इन तीनों में से एक ब्रेन जब भी कोई एक्टिव रहता है तो अन्य दो अपने आप बंद रहते हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है कि जब प्रिमिटिव ब्रेन एक्टिव है, जब हम बहुत गुस्सा या बहुत डर को महसूस कर पा रहे हैं, तो उस समय हम कंपैशन को फील नहीं कर पाते। अनन्यता का जो भाव है उसको हम फील नहीं कर पाते। दोनों एक साथ नहीं होता। अगर या तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत डर रहे हैं, या तो फिर आप में कंपैशन है। तो इसका ये मतलब भी होता है कि जो प्राइमरी स्टेज की जो भी भावनाएं हैं वो अगर आप में रिजॉल्व है, जैसे आप में डर नहीं है, आप में गुस्सा नहीं है, आप शांत हो, आप में कोई एंजाइटी नहीं है, आप में कोई शंका नहीं है, डाउट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम हाइयर इमोशंस की तरफ बढ़ पाते हैं। जो मैंने इसके पहले बात कही है उसी को पुष्ट कर रही है कि प्रिमिटिव ब्रेन की जो जितना भी समस्या हो सकती है ना, उसका समाधान अगर हो, उसकी अगर तृप्ति हो गई हो, तो फिर हाइयर इमोशंस के लिए हम रेडी है, या हाइयर इमोशंस के लिए हम में जिज्ञासा बनी हुई है, या हमारा उसकी तरफ रुझान है। तो अभी जो हम इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को समझ रहे थे, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में क्या इंटरकनेक्शन है इसको समझते हैं। तो हर एक इमोशन एक एनर्जी है, और
हम जब भी कोई इमोशन को चूज करते हैं, जब भी किसी भावना को चयन करते हैं, जब भी किसी भावना का चयन करते हैं, तो बेसिकली हम एनर्जी को चूज कर रहे हैं। आ, इनका फिर से ऑन हो गया ये, इनको म्यूट करेंगे। हेलो जी। हाँ, तो सो बेसिकली हम जिस भी भावना को चूज कर रहे हैं, हम एनर्जी चूज कर रहे हैं, और वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो अगर हम नकारात्मक भावना को चूज कर रहे हैं, तो हम निगेटिव एनर्जी को चूज कर रहे हैं, और वही हम हमारा भाव बन जाता है, और वही हमारे इंटरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इमोशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ वी रिलेट टू पीपल। तो जिस नकारात्मकता के साथ हम लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन करने जाएंगे, संवाद करने जाएंगे, तो उसमें क्षोभ ही पाएंगे, गुस्सा ही होंगे, या वो जो भी संवाद है उसकी अच्छी मेमोरी हमें रहेगी नहीं। इसके कॉन्ट्ररी, अगर सही इमोशन के साथ हम अप्रोच करते हैं, सही इमोशन के साथ हम लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, उनके साथ बात कर पाते हैं, तो एक अच्छी मेमोरी हमें हमारे साथ रहती है, या उसका एक सही सेटिस्फेक्शन हमें बना रहता है। डेवलपिंग इमोशनल स्किल्स हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, forming relationships, and resolving conflicts, all of which are crucial aspects of social development. तो इमोशनल स्किल, जैसे मैंने अभी पहले कहा था, कि अगर हम सही से इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इमोशनली अगर हम सही तरीके से इमोशनली अवेयर होते हैं, तो वो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, और जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो डेवलपिंग इमोशनल स्किल्स इज हेल्पफुल इन सोशल डेवलपमेंट। ये इमोशनल डेवलपमेंट का डायरेक्ट कोरिलेशन है सोशल डेवलपमेंट के साथ। हमारा इमोशनल अवेयरनेस सोशल स्किल्स को पुश कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब इसका कॉरोलरी क्या है, इसका सपोर्टिंग क्या है, कि सिमिलरली हेल्दी सोशल इंटरेक्शन contribute to emotional growth by providing opportunities to practice emotional regulation and empathy. तो इस तरह से जो हम हेल्दी सोशल इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, वो हमारे भावनिकता का जो एक समाधान होना है, इमोशनल ग्रोथ जो होना है, उसके लिए सही अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रहे हैं। जिन लोगों के साथ भी हम बात कर रहे हैं, उसकी एक जो तृप्ति है, वो जो नेक्स्ट टाइम हम उनके साथ संवाद कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड हमारे साथ बना रहता है। तो अगर हम लोगों के अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरह से एक एफिशिएंसी के साथ, एक इफेक्टिवनेस के साथ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं, तो ये सब लोग हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अगला पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करने के लिए, विच विल अल्टीमेटली प्रोवाइड इमोशनल सेटिस्फैक्शन विद इन अस। तो इस तरह से सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट को भी हेल्प कर रहा है। तो अब सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं मानव में, वो आयु के अनुसार डिवाइड करके दिए हैं। कुल मिलाकर 6 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है, वो 2 साल तक, जो नवजात शिशु जन्म लेता है, वहां से 2 साल तक जो पहला स्टेज है उसे इन्फेंसी कहा गया है। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग और अटैचमेंट को अ, उन छोटे बालकों का फोकस रहता है। सुरक्षितता को महसूस कर पाना और अटैचमेंट को फील कर पाना, ये एक 2 साल तक प्राइमरी फोकस रहता है। उसमें महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स ये है कि डेवलपिंग अ बॉन्ड विथ केयर गिवर्स, रिकॉग्नाइजिंग प्राइमरी इमोशंस, खुशी है, डर है, एंड लर्निंग टू रेगुलेट बेसिक इमोशंस, उन भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाना। ये बातें अचीव होती है, अचीव होना चाहिए, आइडियली अचीव होना चाहिए। ये है इन्फेंसी का टाइम, पहला पीरियड। फिर है अर्लियर चाइल्डहुड। तो अर्लियर चाइल्डहुड में अ, उसका जो आयु का काल है, वो 3 से 6 साल तक का है। तो पहला फोकस है सेल्फ कंट्रोल और सोशल प्ले। तो अपने अपने भावनाओं को नियंत्रित कर पाना, उसके लिए हर बार जो आसपास की व्यक्ति है उनके ऊपर की जो निर्भरता है,
उसको कम कर पाना, और जो एक सामाजिकता का जो पहचान हो पाना है। सबसे पहला जो अ, बच्चों का ग्रुप रहता है, उसमें दोस्तों को पहचान पाना, उनके साथ खेलने की इच्छा होना, उनके साथ बन पाना, बने रहना, उनके साथ अच्छी बन पाना, ये यहाँ पे में की माइलस्टोन्स है। फाइंडिंग इमोशनल वोकेबुलरी, लर्निंग टू शेयर एंड टेक टर्न्स, फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स एंड डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। तो भावनाओं का जो सेट था, अभी जो सिर्फ प्राइमरी भावनाएं थी, ट्रस्ट, जॉय, फियर, अब उससे एक्सपांड होकर हम कुछ और भी महसूस कर पा रहे हैं। जो बच्चे आपस में खेलते हैं, तो अपनी अपनी जब तक टर्न नहीं आएगी तब तक संयमित रह पाना, अपनी चीजों को दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर पाना, और मैं हूं और मेरा भी कुछ एक स्थान है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या चीजें हैं, मेरा क्या नाम है, ये जो सेल्फ अवेयरनेस के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, ये की अचीवमेंट्स हैं, ये अचीव होने चाहिए 3 से 6 साल तक। हाँ, तो अगला स्टेज जो है वो मिडिल चाइल्डहुड का है, 7 से 11 साल तक। इसमें बिल्डिंग कॉम्पिटेंस एंड रिलेशनशिप फोकस रहता है। माइलस्टोन अचीवमेंट्स कहेंगे, आइडियल अचीवमेंट्स कहेंगे तो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गर फ्रेंडशिप्स एंड लर्निंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। तो ये इस उम्र में अच्छा फ्रेंडशिप लोगों के साथ बन पाना, मैं एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति हूँ, मैं एक कैपेबल व्यक्ति हूँ, ये एस्टैब्लिश होना स्वयं में, ये आत्मविश्वास बन पाना, और अपने संबंधों को अच्छी तरह से अ, एक आत्मविश्वास के साथ निभा पाना, ये यहाँ का आइडियल अचीवमेंट्स है, ये होना चाहिए 7 से 11 साल में। फिर अगला स्टेज जो है वो एडोलेसेंस का है, 12 से 18 साल का। इसमें आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के मुद्दे प्राइमरी रहते हैं। इसमें एक्सप्लोरिंग पर्सनल आइडेंटिटी, एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस, फॉर्मिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड डेवलपिंग एम्पैथी, ये सब फोकस के मुद्दे रहते हैं, और ये अचीव होने चाहिए आइडियली। उसके बाद अर्ली एडल्टहुड है, 19 से 39, 19 to 29 ईयर्स तक। इसमें इंटीमेसी और करियर डेवलपमेंट का फोकस रहता है। यहाँ पे बिल्डिंग डीपर इंटीमेट रिलेशनशिप्स, एस्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंस, मैनेजिंग इमोशंस रिलेटेड टू करियर चॉइसेस एंड डेवलपिंग इमोशनल रेजिलियंस। तो अपने लक्ष्य के प्रति जो भी एक निष्ठान्वित होना होता है, और उसके लिए बने रहना जो होता है, जो एक संयम चाहिए हम में, उसका डेवलप होने के लिए अर्ली एडल्टहुड 19 to 29 ईयर्स इज एन क्रूशल स्टेज, और इसमें ये अचीव हो जाना चाहिए आइडियली। और लोग करियर के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आइडेंटिटी को लेकर, और जो इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, मुझे लगता है लाइफ पार्टनर की या शादी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये सही आयु है ऐसे रिलेशनशिप बनने के लिए। और फिर एडल्टहुड है, 30 से 50 साल। यहाँ पे बैलेंसिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, नेविगेटिंग फैमिली एंड वर्क डायनेमिक्स, कोपिंग विथ लाइफ चेंजेस एंड रिफाइनिंग इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और परिस्थिति जो आती है, डायनेमिकली जो आती है, उसमें अपना जो एक बैलेंसिंग रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना होता है, इस सब का जो एज है वो एडल्टहुड का है, अ, जो 30 से 50 साल का हमने बात किया। और अब लेट एडल्टहुड, ये फाइनल स्टेज है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड लेगेसी फोकस रहता है। इसमें की माइलस्टोन ये रहता है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैनेजिंग इमोशंस रिलेटेड टू एजिंग एंड कंटिन्यूइंग टू मेंटेन सोशल कनेक्शंस। तो अब जो फाइनल स्टेज है लेट एडल्टहुड का, तो यहाँ पे इस बात को रिफ्लेक्ट कर पाना कि हमने जो अचीव किया है 60 साल की आयु तक, वो सही रहा, नहीं सही रहा, फ्रूटफुल रहा पूरा लाइफ का जर्नी, और उसके आगे हमें जो जो विजडम है ऐसे आयु का, उसको फिर पास ऑन कर पाना, उसको
अपने से कम आयु के लोगों को एक सलाह के रूप में या एक गाइडेंस के रूप में दे पाना, ये यहाँ का अचीवमेंट होता है, या यहाँ पे ये इस उम्र में वो होना चाहिए। न कि लोग जो कंप्लेनिंग मोड में जाते हैं कि ये सही नहीं हो पाया, इसके लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है, या फिर अभी इन लोगों की हैसियत नहीं है कि ये समझ पाए। ये जो कंप्लेनिंग मोड वाला है, इससे बिल्कुल विपरीत यहाँ पे अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को अगर रिफ्लेक्ट सही तरीके से कर पाते हैं, इमोशंस को सही तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट करना पड़ता है रिलेटेड टू एजिंग, क्योंकि यहाँ पे आपकी निर्भरता बढ़ती है अन्य लोगों के ऊपर। तो उस निर्भरता को अन्य अन्य लोगों से जो भी सहायता आती है, उसको पॉजिटिव स्पिरिट में ले पाना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। तो ये लेट एडल्टहुड में ये अचीव हो पाना है। तो इसमें ये जो जितने भी स्टेजेस हमने देखे, इसमें अगर हर स्टेज में सही तरीके से हम उन की माइलस्टोन्स को अगर अचीव करते हैं, और उसको अचीव करने के लिए जो भी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए, सपोर्टिंग इनपुट चाहिए, वो इन्फेंसी से बच्चों को हम दे पाए। इसीलिए सोशो डेवलपमेंट सोशो इमोशनल डेवलपमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर एक लाइफ स्टेज अप्रोप्रिएटली सही हेल्दी तरीके से पास पास हो जाए। उस स्टेज में जो मिलना चाहिए उस छोटे बच्चे को, उस एडोलेसेंट बच्चों को, उनको उस स्टेज में वो उस बात की पुष्टि हो जानी चाहिए। ठीक। अब पॉसिबिलिटी, अब अभी हमने इस बात को समझा है कि जो 0 to 6 years तक का जो एज है, ये बहुत क्रूशल रहता है। जब भी हम इनपुट लेते हैं, जैसे हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके आधार पे हम आवाज सुनते हैं। जैसे किसी ने एक शब्द कहा, उस जैसे किसी ने अगर डॉग कहा, तो उसको हम सुनते हैं, उसके साथ एक इमेज भी हम उसका भी एक इनपुट लेते हैं। अब ये शब्द और वो इमेज, विजुअल इमेज, इसको एक साथ जो उसको जो जोड़ने वाला काम है ना, वो हमारे ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, उसको सिनेप्टिक कनेक्शन कहते हैं। तो ये एक सिनेप्टिक कनेक्शन जो हमारे इनपुट लेते हुए ले रहा बन रहा है, इसका जो हाईएस्ट सिनेप्टिक कनेक्शन बनने का रेट है ना, वो 0 to 6 years में होता है। उसको अगर नापा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस हर सेकंड में बनते हैं 0 to 6 years में। और जैसे ही हम अपनी उम्र के 25 साल क्रॉस कर देते हैं, इसका रेट सडनली ड्रॉप डाउन होकर 3 से 4 हजार तक आ जाता है। और उसके आगे अचीव करना है तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली इसीलिए हमें ये समझ में आता है कि वो सही तरीके से इमोशनली अवेयर कर पाना, और उसके आधार पे अन्य लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाना, और एक सम्मान पूर्वक विधि से लोगों के साथ बात कर पाना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके उतने अच्छे होना, ये कितना महत्वपूर्ण है। उस कॉन्फिडेंस को अगर हम सही एज में हासिल कर लेते हैं, तो हमारा जो बुढ़ापा है, जो हमारा लेटर एडल्टहुड है, उसको हम अच्छी तरीके से विदाउट क्षोभ हम जी पाएंगे। तो उसके आगे का जो पॉसिबिलिटी है, जो है, अगर आज की स्थिति में हम इन बातों को समझना चाहें, अगर हमें आज की स्थिति में इमोशनल अवेयर होना है, आज की स्थिति में हमारा जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसको हम आज की स्थिति में बेटर करना है, तो उसके लिए आगे का स्लाइड है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सोशियो इमोशनल पैटर्न्स इन स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उनका एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उनके काफी सारे लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा है कि एवरी इमोशन वी चूज consistently becomes a belief pattern. Repetition of this belief pattern results in personality. तो जो भी भावना, इमोशन को हम बार बार चूज करते हैं, वही हमारी मान्यता बन जाती है। और उस मान्यता को बार बार जीने में, उसको रिपीट करना, उसका बनाए रखना, यही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है, तो ये इमोशन, बिलीफ और पर्सनैलिटी का ये उन्होंने कोरिलेशन बताया। सो इन केस वी हैव एडॉप्टेड अनहेल्दी सोशो इमोशनल बिलीव्स, the only way to correct them is to identify them, substitute them with a healthy emotion, repeatedly healthy emotions, and that too repeatedly, that will result into new belief system and thus into a healthy personality. तो बेसिकली
आज का विज्ञान ये इस बात को स्वीकारता है कि पहले जेनेटिक्स को हमने एंड पॉइंट मान लिया था। इस बात को मान लिया था कि अगर जेनेटिक्स है तो उसके उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जैसा आपका जेनेटिक्स है वैसा आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। अब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ये कहता है कि जेनेटिक्स के मूल में जो काम करते हैं वो आपकी मान्यताएं हैं। आपकी मान्यताएं जैसी है वैसे आपके जीन्स बनते हैं। तो किसी को अगर जीन्स भी बदलना है तो मान्यताओं पर पहला काम करना होता है। ठीक है। तो ब्रूस लिप्टन ये कहते हैं कि अगर उस अनहेल्दी बिलीफ को आप सही बिलीफ, हेल्दी बिलीफ के साथ अगर रिप्लेस कर पाते हैं तो वही आपके पर्सनैलिटी में चेंज करने का सबसे सरल तरीका है। स्टार्ट फॉर अ न्यू बिलीफ सिस्टम, यू हैव टू वर्क फॉर द न्यू बिलीफ सिस्टम। और ये कहते हैं कि एवरी इमोशन वी चूज डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिजल्ट्स इन ब्लड बॉडीली एलिमेंट्स। सो जो भी हम विचार करते हैं, जो भी नकारात्मकता हमें बनती है वो सीधा सीधा हमारे आरोग्य पर असर करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। और ये बात तो बहुत इविडेंट है। लोगों का अगर बचपन में अगर ट्रॉमा रहा, तीन तीन ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस, आपके हार्ट अटैक का जो पॉसिबिलिटी है एडल्टहुड में, वो उसके कंपैरिजन में उन्होंने एक उदाहरण रखा है कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज 2 पूरे सिगरेट के पैक पी रहा है वो सेफ है, लेकिन जिस व्यक्ति का चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजिंग रहा, 3 बहुत खराब अगर उसने एक्सपीरियंसेस किए हैं और उसको वो याद है उस एडल्टहुड तक, तो दैट पर्सन इज मोर प्रोन टू हार्ट अटैक देन अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग पैक ऑफ 2 सिगरेट्स एवरी डे। तो इतना उसका इम्पैक्ट रहता है। और लास्ट में कंक्लूजन, हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये बेसिकली हेल्दी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस, विलिंगनेस टू लर्न एंड गुड कॉग्निटिव एबिलिटी इन अ ह्यूमन बीइंग। तो ये बात तो एविडेंट है कि एक अच्छा इंटेलेक्ट होने के लिए, अच्छा विलिंगनेस नई चीजों को सीखने के लिए और अच्छी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए हेल्दी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट सही आयु में मिलना बहुत अच्छी बात है। सही बात है, उसी आयु में मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो हम अलग से उसके लिए अभी भी प्रयास कर सकते हैं। देयर इज नो एक्शन विदाउट एन इमोशन बीइंग इन्वॉल्व इन इट। तो जो भी आप कृति कर रहे हैं, जो भी हमारी हर एक हरकत के पीछे कोई ना कोई भाव है, पक्का है। उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सही लेबल कर पाना और उसका एक मूल्यांकन कर पाना कि ये भाव यहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाइल्डहुड इज द ओनली पीरियड टू एस्टेब्लिश हेल्दी सोशो इमोशनल पैटर्न्स इजीली। इजीली कहा है। तो ये मैंने जैसे कहा, ये वही समय है जहां पे आप जो भी भर दोगे सही से बैठ जाएगा। उसके बाद थोड़ा कॉन्क्रिटाइजेशन हो जाता है, मेहनत ज्यादा रहता है खुद पर काम करने के लिए। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट द is the base of how a person relates with himself, with the people around and the world in general. तो बेसिकली सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति में होता है, उसके आधार पर वो हर एक व्यक्ति खुद को पहचानता है। अपने साथ आसपास के जो लोग हैं उनका एक सही मूल्यांकन करने का उसका तरीका भी उसी आधार पर रहता है जिससे वो खुद का मूल्यांकन कर रहा है, खुद को पहचान रहा है। और वही उस व्यक्ति का इस दुनिया के लिए उस दुनिया का परसेप्शन बनता है कि ये अच्छी जगह है, जीने लायक जगह है या नहीं है। जो भी समस्याएं आने वाली है उसके प्रति अगर मेरी स्वीकृति है तो दुनिया मेरे लिए जीने के लायक जगह है। अगर दुनिया मैं इस दुनिया की जो समस्याएं हैं उसको फेस करने की मुझ में ताकत नहीं है तो आई विल बी सुसाइडल, या फिर मुझे लगेगा कि ये यहाँ पे जीना क्यों है, हर एक सेकंड खींचना पड़ेगा, उसको ढोना पड़ेगा। सो दैट विल मेक अ लिविंग हेल। सो दैट्स इट। मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो पूरा हो गया। मैं बहुत सबसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये लैपटॉप हमेशा ठीक काम करता है, पता नहीं आज बहुत दिक्कत दिया है उसने। तो आपको अगर कुछ प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है टाइम लिमिट तो हो गया है। दीदी और संदीप भैया आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर भैया सकते भैया बहुत ही बढ़िया रहा। हमने स्लाइड नहीं देखा लेकिन आपके चेहरे का ग्लाइड देखा। हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो वी आर इन मोर बेनिफिटेड पार्ट। और बहुत ही बढ़िया आपने छूने वाली बातें कही। और जो भी आ रहा था वो जो आपने जज किया है, जो फिल्टर होके आपके अंदर बसा है वहां से आ रहा था।
तो वी वेर वेरी मच कनेक्टेड। और बहुत ही बढ़िया से आपने हिस्ट्री से शुरू किया और कैसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हमें बेहतर जीने के लिए पॉजिटिव बनाता है, जिंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न जरूर मन में उभरे होंगे, तो उसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। और अच्छी बात है कि भैया जी भी हमारे साथ बने हैं और उन्होंने आपको काफी अप्रिशिएट किया है आपकी प्रस्तुति को। तो मैं पहले प्रश्न लेना चाहूंगा जी। तो भैया पहले मैं ही अपना एक प्रश्न रखूं। जिस तरह से आपने इस स्टडी को, सोशियो इमोशनल स्टडी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से स्टार्ट किया, तो वहां हाँ पर लोगों को जो रोबोटिक बनाने के बाद जो एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, तो इस स्टडी की जरूरत महसूस हुई कि कैसे हम जी। उसको एक थॉटफुल एंटिटी मान करके हम उसकी डेवलपमेंट करें ताकि हमारा प्रोडक्शन या उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। तो जी। मूल में एफिशिएंसी ही वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके लिए इस स्टडी का जन्म हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। आ, तो जी ठीक। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि यदि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम लास्टली इसको प्रोडक्शन के रूप में या लाभ कमाने के रूप में स्टडी को इनिशिएट करे हैं, किया है, तो इससे हमारा ये अध्ययन कितना प्रभावित होता है, मैं ये थोड़ा सा पूछना चाहता भैया इसको तो हम योग संयोग विधि से ही देखना चाहें, इसको योग संयोग विधि से ही समझेंगे। बहुत सारे सारी चीजों का जो आविष्कार हुआ है ना, वो आइदर युद्ध के लिए हुआ है या मार्केट प्रोडक्शन के लिए हुआ है। हूँ। और उसके बाद वो चीज जो है वो जनरलाइज हो जाती है। जैसे आप ट्यूबलाइट देख लीजिए, रेल इंजन देख लीजिए, ये सब जो आविष्कार हुए हैं ना, पहले मिलिट्री पर्पस को सामने रखकर किया करते थे या फिर प्रोडक्शन हाउसेस को सामने रखकर किया करते थे। तो साइकोलॉजी के बहुत सारे भाग ऐसे, मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, दीदी और बाकी लोग जिन्हें ज्यादा पता है वो उसको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला प्रेरणा थी वो, जैसे किसी भी रिसर्च को ऑब्वियसली फंडिंग लगता था, तो फंडिंग करने का जो कैपेसिटी था वो इन्हीं लोगों के पास था। और उनमें जब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने उसको कैरी आउट किया, उसको दे मेड इट हैपन। ठीक है, लेकिन उसका प्रेरणा वहीं तक है, उसका शुरुआत होने तक। फिर जिन लोगों ने उसको कैरी किया, उनका जो भी पर्सनैलिटी था, उनका जो भी प्रेरणा था, वो जितना प्योर रहा, उन्होंने उतने अच्छे तरीके से उसको समाज तक पहुंचाया, जिसका हम आज भी लाभ ले रहे हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च किया। तो मुझे लगता है वो उसके बीच में वो रिफाइन हो जाता है भैया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को, जैसे मैंने एक दो रिसर्चर्स के नाम लिए, तो उन्होंने अपने पूरे आयु को उसी के लिए डेडिकेट किया, उसको समझने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो 40 40 50 50 साल चलते रहे। अभी हमने जो डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर का जो एक वीडियो है, वो तो 75 ईयर्स, 110 साल तक चला वो एक्सपेरिमेंट। तो इतना जो कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट लगता है ना उसके लिए, वो सिर्फ लाभ मानसिकता से शायद नहीं हो पाता है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें वो मानवीयता वाला भाव आ जाता है, उसी आधार पे लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। आई होप मैं आपके प्रश्न जी जी मैं, को। जी बिल्कुल, मैं सही जगह पे पहुंच गया आपके उत्तर से। क्योंकि शुरुआत के लिए कारण भले ही जैसी भी मानसिकता हो, उसमें बीच में कड़ी में जुड़ने वाले लोग जो है वो ईमानदारी पूर्वक इस चीज को देखते हैं। और क्योंकि बेसिकली हम सुख से जीना चाहते हैं, जैसा कि सोचना ही है, तो लोगों का जो है सार्थक दिशा में ही प्रयास चलता है, अनजाने में भी। तो ऐसे में आपका उत्तर मुझे काफी कन्विंसिंग लगा। और एक जो आपने प्रोजेक्ट्स की चर्चा की जिसमें पेरी प्री स्कूल प्रोजेक्ट का जिक्र आया था, और बड़ी जल्दी से आपने दो प्रोजेक्ट के नाम बता दिए थे, वो मैं मिस कर गया। वो क्या प्रोजेक्ट थे? आवाज नहीं आ रही भैया, आप म्यूट हैं। हाँ जी, मैं नाम बताता हूँ आपको। एक जी 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 एक न्यूरो न्यूरो इमोशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। और जी जी, जी भैया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हम जी,
हाँ हाँ जी, मैं आपको मेरा रिमाइंड कर। पीपीटी है ना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जी जी हाँ जी। तो मेरे प्रश्न खत्म हुए। अभी भी हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि उसमें से इनके अंदर कोई बात हो तो जरूर रखें। जी जी। नमस्ते भाई जी। जी नमस्ते। भैया जो आपने बताया वो वेरी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव रहा है। कैसे मतलब चीजें साइकोसोमेटिक होती हैं, उसको कैसे चेंज करना है, वो भी आपने बड़े अच्छे से बताया। जी भैया जो रिकॉर्डिंग है आज जी। की, या जो लास्ट रिकॉर्डिंग है पीपीटीज, वो शेयर हो सकती है? हम्म, हाँ जी, वो हेलो। तो शेयर होती है, हाँ दीदी। जी रिकॉर्डिंग तो शेयर हो रही है, ग्रुप पे इसका लिंक आ रहा है, और पीपीटी भी शेयर हो रहा है। आप इसी ग्रुप में आपको समय हुआ, काफी समय हुआ है ना ग्रुप में बने हुए। वो भैया किसी कारणवश से मैंने आज प्रॉपर क्लास स्टार्ट की है, तो ओके, काफी। तो हाँ वो तो जी। ड्राइव पे अपलोडेड है दीदी, आपको मिल जाएगा लिंक, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा आपको। हाँ जी। थैंक यू भैया। जी तो और कोई प्रश्न? हेलो, नमस्कार सभी को। जी नमस्ते। भैया आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। इसके लिए हम सभी आपका, हापुड़ संस्थान की तरफ से हार्दिक आपका हार्दिक जानकारी कुछ कम शब्दों में दी। जी बहुत और धन्यवाद। बाकी लोग भी हापुड़ संस्थान की तरफ से जुड़े हुए थे, तो शायद मुझे लग रहा है वो कुछ तो पर्सनली जुड़े हुए हैं, कुछ शायद लेफ्ट हो गए हैं, तो किसी वजह से नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और आगे भी आपसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। जी भैया बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो भैया मुझे लगता है कि और भी किसी का प्रश्न नहीं है, और ऑलरेडी हम लोग 15 मिनट जो है वो आगे बढ़ चुके हैं टेक्निकल। हाँ हाँ और जी मुझे लगता है ये सौभाग्य है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो इतनी लाइव और एनर्जेटिक जो है प्रस्तुति हम आपकी नहीं देख पाते। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद भैया। जी और बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे आपकी स्लाइड्स का ग्रुप में। जी भैया हाँ जी नमस्ते। जी नहीं नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए और प्रोत्साहन के लिए।